अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कामल का सलाम। दोस्तों, आज की कहानी मुझे एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने अपने ही घर की और खुद अपने ही सगे भाई की बड़ी ही अफसोसनाक कहानी सुनाई है, जिसको सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हुई कि दुनिया में ऐसे लोग और ऐसे कम ज़र्फ इंसान भी पाए जाते हैं। उस लड़की ने कहा है कि प्लीज़ मेरा नाम मेंशन ना कीजिएगा। ये कहानी मैं दुनिया को सुनाना चाहती हूँ, ताकि मेरी इस कहानी से लड़कियों को बहुत कुछ सीखने को मिले और मर्दों को मर्दानगी का असल मतलब समझ आए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। भाई बैठक में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट भाई साहिर के सामने रखकर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो वो कुछ ना बोली, बस फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और मिट गई। उसके मुस्कुराने का अंदाज अजीब था, चेहरे पर मजबूरी की छाप थी। भाई ने समझ लिया कि ये उन लोगों में से है जो अज़ली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इसका नाम राहीला है और ये यतीम है। इसके सगे माँ बाप मर चुके हैं और अब सौतेली माँ के बुरे सलूक ने इसे पूर जख्मी कर डाला है। डरी सहमी राहीला अपनी अदा के ना जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक कर गई कि वो उसके धुंधले नकूश को जहन से मिटा ना सका। और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज रंगों वाली तस्वीर के मानद उसके दिल के कैनवस से चिपक कर रह गए। बाप जब तक जिंदा था उस लड़की की कुछ ना कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वजह से घर में उसे और भी ज्यादा गैर अहम करार दे दिया गया। सौतेली माँ के 4 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी देखभाल के लिए उसने राहीला को एक नौकरानी की सी हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मरहूम शौहर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। 2 मंजिला मकान राहीला के वालिद का जाती था। पहली मंजिल में राहीला उसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ रहती थी और दूसरी मंजिल किराए पर दी हुई थी, जिससे उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। कुछ वालिद मरहूम की पेंशन आती थी और कुछ इमदाद सौतेली माँ के भाई कर देते थे। ऐसे हालात में ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास तन्हाई का शिकार हो गई। उसकी कमजोरी थी कि जरा कोई प्यार से बात करता वो उसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो वो इस बात पर पिटती भी बहुत थी। अब कुछ समझदार हो गई थी, ताहम अभी उसकी उम्र 15-16 बरस ही थी। गमों ने उसको बिल्कुल नरम दिल बना दिया था और साथ ही बुज़दिल भी। बात बात पर झिझकने, खटके से चौंक पड़ने और जरा सी बात पर रो देने वाली ये लड़की इस कदर अजब दिखाई देती कि कोई उसको कतई नजरअंदाज ना कर सकता था। हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। उसकी हेडमिस्ट्रेस मेरे रिश्ते में फुप्पो लगती थी। वो अक्सर मुझको अपने इदारे के हिसाब किताब के लिए बुला लेती थी। मैं साहिर भाई के साथ वहां चली जाती। राहीला भी उस स्कूल में दस्तकारी सीखने आती थी। मैं फूफो के ऑफिस से उसे देख लेती तो बाहर निकलकर बात करती और उसे कहती कि तुमने स्कूल छोड़ दिया और दस्तकारी सीख रही हो, स्कूल की पढ़ाई भी साथ जारी रखो। अम्मी ने स्कूल से हटा लिया है और खुद से पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं होता। अम्मी तो सारा दिन काम पर लगाए रखती हैं, दिन को पढ़ नहीं सकती।
मैंने फूफी को बताया। वो राहीला को तौर एतवार से अच्छा जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए फ्री कर सकती हूँ, बशर्त ये कि तुम 2-3 घंटे यहाँ आकर उसे पढ़ा दो। बड़ी नेकी होगी अगर तुम उसे प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी करवा दोगी। घर से वक्त निकालना मुश्किल था, फिर भी मैंने हामी भर ली और दस्तकारी स्कूल जाकर राहीला को 2 घंटे पढ़ाने लगी, ये सोचकर कि शायद पढ़ाई कभी उसकी जिंदगी में काम आए। उसकी माँ तो उसको इसलिए सिखा रही थी कि उनके बच्चों के कपड़े सीने के लिए एक मुफ्त की दर्जन मिल जाएगी। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मेरी मोहब्बत और एतबार पाकर उसमें काफी तब्दीलियां आ रही थीं। अब वो जरा हिम्मत से बात कर सकती थी, झिझक भी कम हो गई थी जो पहले उसको किसी से मुखातिब करने से रोकती थी। मैंने 2 माह तक उसे पढ़ाया, फिर दस्तकारी स्कूल जाना मेरे लिए मुहाल होने लगा। उधर अम्मी घर का काम अकेले ना कर सकती थी और आपा तो अपने घर बार की थी। मैंने दस्तकारी सीखी हुई थी, राहीला की सौतेली माँ ये बात जानती थी। तभी मैंने आंटी से कहा कि आप इसको शाम को थोड़ी देर मेरे पास भेज दिया करें, मैं इसको इतनी दस्तकारी और सिखा दूंगी, यूं वो डिप्लोमा में कोई अच्छा दर्जा हासिल करेगी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम इसको कटिंग अच्छी तरह सिखा दो। मैंने शुक्र अदा किया कि उन्होंने मना नहीं किया था। हमारे घर साथ साथ थे और हमारी बैठक उनके घर से मिली हुई थी। उसका एक दरवाजा गली में खुलता था, जैसे हमारी बैठक का दरवाजा गली में खुलता था। उसके साथ उनकी भी बैठक थी जिसको उन्होंने कमरे में तब्दील किया हुआ था, और ये कमरा उसकी माँ ने राहीला को ही दिया हुआ था क्योंकि ये घर के सब कमरों से छोटा था। पहले तो राहीला घर आकर मुझसे पढ़ती, बाद में जब मैं काम से फारिग ना होती तब साहिर भाई से कहती कि आप इसको पढ़ा दो। भाई उसको बैठक में पढ़ाते थे क्योंकि उन्हें भी पढ़ने लिखने के लिए बैठक ही मिली हुई थी। अभी हमारा मामूल बन गया कि जब वालिद साहब आबाई गांव चले जाते, राहीला भाई से ही पढ़ते। मुझे नहीं खबर कब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए कि अब आधी रात को अपने कमरे का गली वाला दरवाजा खोलकर वो हमारी बैठक में आ जाती। उसने दस्तकारी स्कूल में भी खैर बात कह दिया। उसका कोर्स मुकम्मल हो गया था। जिस रात राहीला को आना होता वो शाम को ही खिड़की से इशारा कर देती थी। साहिर भाई के इम्तिहान हो चुके थे, रिजल्ट आया तो उनको मुलाजमत मिल गई। शाम को दफ्तर से लौटे तो राहीला को खिड़की में देखा। उसने भाई को इशारा किया। उसके पीछे उसकी चचाजाद खिड़की में खड़ी थी, जिसने दोनों को एक दूसरे को इशारा करते देख लिया। दूसरे रोज वो औरत हमारे घर आई और मेरी वालिदा को तमाम माजरा कह दिया। भाई दफ्तर से आए तो अम्मी उन पर बरस पड़ी। साहिर, तुम आखिर क्या चाहते हो? जानते हो कि राहीला एक यतीम लड़की है और बहुत दुखी है। पहले ही उसके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। खुदा के लिए इस खतरनाक खेल से बाज आ जाओ। अगर उसकी चचाजाद बहन ने उसकी सौतेली मां से शिकायत कर दी तो वो जालिम औरत उस बेचारी लड़की को खड़े खड़े घर से निकाल देगी। फिर बताओ उसका कहां ठिकाना होगा? तुम उसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, मगर ये मंगनी अब नहीं टूट सकती। अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मां का लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर भाई झुंझला गए। हालांकि वो सच कह रही थी, लेकिन भाई का दिल खुद ब खुद राहीला की तरफ खींचा जाता था। अम्मी के सामने तो उन्होंने अपने कसूर से इनकार कर दिया और कह दिया कि उस औरत से पूछो कि क्या उसने हमको आपस में बातें करते देखा है, फिर क्यों वो हम पर बहतान तराश रही है।
भाई को अम्मी ने धमकाया कि बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारे वालिद से कह दूंगी। मगर साहिर भैया भी अपनी बात पर डटे रहे। राहिला की चचाजाद बहन जो शादीशुदा थी और चची के पास 2-3 रोज के लिए रहने आई थी, उसने अम्मी को तो खबरदार किया मगर अपनी चची को कुछ ना बताया। जानती थी कि सौतेली मां राहिला का क्या हशर करेगी। वो अपने घर चली गई। साहिर ने इस तंबीह से कोई असर ना लिया। वो बदस्तूर खिड़की के सामने किताब खोलकर बैठा रहता और उसकी ओर से देखता रहता। उसने राहिला को पहले ही बता दिया था कि मैं तुमको पढ़ा सकता हूं, तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हें प्यार दे सकता हूं, मगर शादी नहीं कर सकता। इस पर भी राहिला के प्यार में कोई कमी ना हुई। दरअसल वो मोहब्बत की भूखी थी। साहिर भाई क्या, कोई भी उसकी गमगुसारी करता वो उसी का दामन थाम लेती। वो मुतवातिर रात को भाई की बैठक में आती रही। एक रात वो हस्बे मामूल भाई की खिड़की के पास आए तो उसकी मां ने उसे देख लिया और मेरे भाई को नहीं देखा। वो अपने बिस्तर पर लेटे रहे क्योंकि साथ वाली चारपाई पर उस रात गर्मी की वजह से अब्बा जी लेटे हुए थे। भाई ने हाथ के इशारे से उसे वापस जाने को कहा। वो मुड़ी, अपने पीछे मां को देखा और वापस घर में चली गई। रात को मां ने उसे ना जाने क्या क्या बातें सुनाई। सुबह वो फिर खिड़की में आई। उसकी मां सो रही थी। अब्बा जी बैठक से घर में आ गए थे। राहिला ने साहिर को बताया कि मां आज हमारे रिश्तेदारों को बुलाने जाएगी, ना जाने क्या हंगामा होने वाला है, तुम जल्दी बंदोबस्त करो वरना मैं मर जाऊंगी। भाई ने उसे महज तसल्ली दी। दूसरे दिन उनके घर बहुत शोर हुआ। मेरे वालिद अलल सुबह गांव रवाना हो गए थे, इसलिए बात मेरे वालिद के आने तक रोक दी गई थी। साहिर भी ड्यूटी पर चले गए। जब वापस आए तो घर में ईंटें आई हुई थीं। मेरी बहन ने बताया तुम्हारे करतूतों की वजह से खिड़की चुनी जा रही है। अब्बा जान आए तो पड़ोसन ने हमारे घर आकर हंगामा किया। अब्बा ने भाई को घर से निकाल दिया। वो एक दोस्त के घर चला गया जो किराए के घर में अकेला रहता था। भाई ने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ले ली। उधर राहिला के साथ उसकी सौतेली मां ने बहुत बुरा सलूक किया। सारे मोहल्ले में उसको बदनाम कर दिया। मगर हमारी मां तो सगी थी। वो भाई को समझाने उनके दोस्त के घर चली गई। कहा कि तुम्हारे वालिद ने गुस्से में तुमको घर से निकलने का कह दिया था, तुम वापस चलो और बाप से माफी मांगो। मामू भी अम्मी के साथ थे। उन्होंने बहुत समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन मुझे तो राहिला का ज्यादा दुख था और ये बात भाई साहिर को भी बुरी तरह तड़पा रही थी कि ना जाने उसकी मां ने उस पर कितने सितम ढाए होंगे। भाई घर तो नहीं आए लेकिन वो बेसुकून थे। उनसे रहा ना गया और एक रात वो राहिला के कमरे की खिड़की के पास गली में आकर खड़े हो गए। वो भी जाग रही थी और रो रही थी। भाई ने खिड़की पर उंगली से हल्का सा मखसूस खटका सा किया तो राहिला ने झट खिड़की खोल दी। उसने सरगोशियों में बताया कि उसकी मां ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हत्ता कि सौतेले मामू ने भी उसे मारा पीटा है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त साहिर को ख्याल आया कि जब ये लड़की मेरे खातिर इतनी बदनाम हो गई है तो फिर क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। बाप ने तो मुझे घर से निकाल ही दिया है। यूं उसने खड़े खड़े बगैर सोचे समझे ये अजीबो गरीब फैसला कर लिया कि मैं इस वक्त राहिला को लेकर कहीं दूर निकल जाऊं। उसने राहिला से कहा कि एक जोड़ा उठा लो और बुर्का ओढ़ लो, वरना ऐसे ही चादर लपेट कर बाहर निकल आओ। मैं आज सुबह फूटने से पहले ही तुमसे निकाह कर लूंगा।
राहिला भी जिंदगी से तंग थी। घर वालों के सुलूक ने उसकी रूह को घायल कर दिया था। वो घर से निकल खड़ी हुई। ना उसने कुछ सोचा, ना समझा, ना मेरे भाई ने, जबकि उस वक्त उसकी जेब में 1,000 रुपए थे। ये दोनों सीधे रेलवे स्टेशन चले गए। रात की गाड़ी लाहौर जा रही थी। उन्होंने टिकट लिया और उसमें सवार हो गए। जब गाड़ी शहर की हुदूद से कुछ दूर निकल आई, तब अकल ने झंझोड़ा और भाई ने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मेरी मंजिल क्या है और मैं कहां जाऊंगा। वो सोचों में गुम थे। राहिला का सौतेला मामू पुलिस ऑफिसर था। ये लोग यकीनन मेरा पीछा करेंगे और मुझे कहीं का ना छोड़ेंगे। अब भयानक अंजाम सामने था। कहीं जाए पनाह ना थी। राहिला बेचारी भाई के साथ दबकी बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था। अपने अंजाम से बेखबर सो रही थी। वो भैया के साथ शायद ये समझ रही थी कि उसके दुख तमाम हुए और अब उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। वो औरत थी जिसको बुज़दिल कहते हैं, मगर हिम्मत वाली निकली। जब साहिर ने उसे पुकारा तो उसने उसका साथ दिया और उसकी आवाज पर अपनी मुश्किलात और नागवारियों के बावजूद लब्बैक कहा। और भाई जो एक मर्द था, आने वाली मुश्किलात के ख्याल से उसकी मर्दानगी ने हथियार डाल दिए। और जो ही अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, उसने राहिला को महवे ख्वाब पाया तो मुस्तकबिल के अंदेशों से डरकर उसको तन्हा रास्ते में छोड़ दिया और खुद गाड़ी से उतर गया। गाड़ी रवाना हो गई और उसमें वो बेखबर मुसाफिर भी गया जिसकी मंजिल साहिर भाई थे, जिनके बगैर ये लड़की बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थी, जिसके पास फूटी कौड़ी भी ना थे। वो बिल्कुल खाली हाथ और तही दामन थी। अब आगे की सुनिए। भाई ने मुझे बताया कि वहां से वो सीधे लारी अड्डे आए और सुबह होने से पहले ही वापस अपने दोस्त के घर पहुंच गए जहां वो रह रहे थे। सुबह ही सुबह हमारे वालिद, मामू और राहिला के मामू वहां पहुंचे और गुस्से में दरवाजा पीट डाला। भाई के दोस्त ने उठकर दरवाजा खोला। भाई उस वक्त अदाकारी से आंखें मल रहे थे। वो उनको दोस्त के मकान पर पाकर हक्का बक्का रह गए कि ये तो यहां है, फिर राहिला कहां गई है। सब ही एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे और साहिर भाई अनजान बने खड़े थे। वो लोग मकान की तलाशी लेकर लौट गए। मोहल्ले में बातें होने लगीं कि सौतेली मां सच कहती थी, राहिला थी ही खराब लड़की। ना जाने किससे ताल्लुक था और किसके साथ घर से भाग गई है। मेरी मां ने वालिद को समझाया कि नाहक तुमने अपने बेटे को घर से निकाला। वो किसी के दर पर पड़ा हुआ है। वो तो उसे लेकर नहीं भागा, वो किसी और के साथ गई है। अब जाओ और बेटे को घर ले आओ। यूं भाई सुरखुरू होकर घर लौट आए, मगर उनका जमीर मलामत पर लगा रहा। इंसान जब बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाता है जो मुआशरे की नजरों में नापसंदीदा होता है, तो पहले पहल उसको एहसास नहीं होता कि उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। बाद में जब बुरी घड़ी आ जाती है तो अक्ल के दरवाजे खुलते हैं। तब कुछ लोग अपनी जात की परवाह किए बगैर हालात का मुकाबला करते हैं। साथ ही साथ हो तो उसको तन्हा नहीं छोड़ते। उसको जिल्लत और रुसवाई के हवाले करने की बजाय वादा निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कम हिम्मत और बुज़दिल होते हैं कि अपना दामन बचा लेते हैं और दूसरे को जिल्लत के गड्ढे में धकेल कर सुथरे और पाक साफ बनकर मुआशरे की नजरों में
बेकसूर और मुअज़्ज़ज़ बनने की खातिर अपने ही ज़मीर का खून कर डालते हैं। साहिर भाई भी बुज़दिल थे, बुरे वक्त के साथी ना थे। तभी तो एक मासूम लड़की जो अपने घर के हालात और सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर उनके कहने पर घर से निकली थी, फिर कभी उसको बाप की छत तले लौट आना नसीब ना हो सका। आज ना जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। जब ये बात सोचती हूं तो दिल में दर्द सा होने लगता है। मेरा भाई बेशक उस मासूम लड़की को भूल गया हो, मगर मैं राहिला को आज तक नहीं भूल सकी। कैसे भुलाऊं उसे, मैं नहीं जानती। दोस्तों, ये थी एक कमजोर इंसान की कहानी जो बहुत बुज़दिल निकला। उम्मीद करती हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। अगर आप अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीसा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर रहे।